राजू, वकील साहब कितने बजे तक आ जाएंगे? हमें शाम को निकलना भी है। अगर बाबूजी की वसीयत का नाटक नहीं होता ना तो हम कल ही निकल जाते। बाबूजी को क्या ज़रूरत थी वसीयत बनाने की? सब कुछ हम तीनों भाइयों का ही तो था, बराबर में बांट लेते। दिल्ली में इतनी छुट्टी नहीं मिलती है, ना ही बच्चों को स्कूलों में और ना ही ऑफिस में, राजू के बड़े भाई बोले। राजू एक भोला भाला और सच्चे दिल का इंसान था। वैसे तो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो उदास और खामोश हो गया था। और होता भी कैसे नहीं, अभी 15 दिन पहले ही उसके बाबूजी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए थे। बाबूजी सिर्फ उसके पिताजी ही नहीं थे, उसकी पूरी दुनिया थे। उसकी जान बसती थी उनमें। एक वही थे जिन्हें कदर थी उसकी, वरना दोनों बड़े भाई तो उसे नालायक ही कहते थे। हाई स्कूल में था राजू जब माँ छोड़कर चली गई थी। उस समय भी उनके दोनों बेटे शहर में अपनी अपनी नौकरी पर थे। केवल राजू ही था उनके पास। मरने से पहले माँ ने राजू का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मुझे वचन दे, तो अपने बाबूजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उनका ख्याल रखेगा। राजू ने कांपते हाथों से माँ को वचन दिया। उसने कभी ये बात अपने बाबूजी को नहीं बताई और ना ही अपने भाइयों को। राजू के गांव में सिर्फ इंटर तक ही स्कूल था। बड़े भाई इंजीनियर थे, तो उन्होंने इंटर के बाद राजू को शहर बुलाया और इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। छोटे भाई जो खुद एक डॉक्टर थे, उन्होंने भी राजू से पूछा था उसे जो भी पढ़ना है वो उनको बता सकता है, वो किसी भी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देंगे। राजू पढ़ना चाहता था, लेकिन अपनी भाभीयों के व्यवहार से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बड़े भाई की शादी तो माँ के सामने ही हो गई थी। पहले तब भी बड़ी भाभी कभी कभी गांव आ जाया करती थी, लेकिन अब तो गांव आने से शर्म आती है उन्हें। छोटे भाई ने भी माँ के जाने के 1 साल बाद ही अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर से शादी कर ली। उनको तो हमारे साथ उठना बैठना वैसे भी पसंद नहीं आता था। ऐसे में बाबूजी को वहाँ रखना सही नहीं होगा, और उनको गाँव छोड़ के वो जा भी नहीं सकता था अकेले। राजू यह सब सोचते हुए उसका मन नहीं माना और उसने आगे ना पढ़ने का निर्णय लिया। बाबूजी ने बहुत समझाया था, लेकिन राजू अपने निर्णय पर अटल रहा। दोनों भाइयों के साथ गांव के कुछ और लोग भी बाबूजी से कहते थे उनका छोटा बेटा नालायक निकला। बाबूजी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते थे। राजू ने गांव में ही रहकर खेती करना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि फसल हर साल सबसे ज़्यादा फसल राजू के ही खेत में होती थी। फसल को बेचने के बाद जो भी पैसा मिलता, बाबूजी उससे और भी ज़मीन खरीद लेते थे। धीरे धीरे राजू की मेहनत रंग लाई और आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन राजू के पास हो गई। बाबूजी जब भी ज़मीन खरीदते तब वो राजू से कहते, यह ज़मीन तेरे नाम करा देता हूँ। लेकिन राजू हमेशा कहता, नहीं बाबूजी, ये ज़मीन आप अपने ही नाम कराओ। बाबूजी ने पास के ही गांव में एक लड़की से राजू की शादी करवा दी थी। शादी से पहले राजू ने कहा था एक बार वह सुनीता से बात करना चाहता है। उस समय सबने उसका मजाक बनाया था, लेकिन बाबूजी ने हंसकर कह दिया था। राजू जब सुनीता से मिला तो उसने माँ के वचन के बारे में सुनीता को बता दिया, और सुनीता से उसने एक वादा कराया कि वो भाभीयों की तरह कभी भी शहर जाने की जिद नहीं करेगी। और उसने खुद भी कहा कि मैं अपने बाबूजी को छोड़कर कभी कहीं और नहीं जाऊंगा। सुनीता भी एक संस्कारी लड़की थी। उसने राजू के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो वह उसकी और भी दीवानी हो गई, और उसने उसे वचन दिया कि वो कभी भी बाबूजी और उनके बीच में नहीं आएगी। इधर राजू की शादी सुनीता से हो गई। राजू की भाभियाँ इतनी घमंडी थी कि वो सुनीता को 3rd क्लास लड़की कहकर ही बुलाती थी। सुनीता ये सोचकर कभी जवाब नहीं देती थी कि साल में कभी कभार तो ये लोग आते हैं, क्या इनके मुँह लगूँ मैं। इधर सुनीता और राजू बाबूजी के आँख का तारा तो थे ही। भैया वकील साहब आ गए हैं। सारा परिवार आंगन में इकट्ठा था। गांव के कुछ बुजुर्गों को भी बुलाया गया था। वकील साहब ने राजू और उसकी पत्नी को भी बुलाया। बड़ी बहुएं और बेटे बहुत खुश थे। सोच रहे थे अपने हिस्से में बहुत सारी प्रॉपर्टी आएगी और सारे पेपर लेकर शाम को वो दिल्ली निकल जाएंगे। वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और वसीयत पढ़ना शुरू किया। राजू के पिताजी लिखते हैं वसीयत में, प्रिय गांव वालों और मेरे लायक बेटों, तुम सबको हमेशा यही लगता रहा कि राजू मेरा नालायक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उस जैसे लायक बेटे सदियों में जन्म लेते हैं। वो है तो हमारा छोटा बेटा, लेकिन उसने सदा हमारी माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। अपनी माँ को दिए वचन के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया।
मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता अगर गलती से मैं उसकी और सुनीता की बातें न सुन लेता। आज मेरे पास जो भी है, जितनी भी ज़मीन और जायदाद है, सब राजू की मेहनत का नतीजा है। इसलिए मेरा सब कुछ सिर्फ मेरे नालायक बेटे राजू का ही है। मेरी किसी भी चीज़ पर उन लायक बेटों का कोई भी अधिकार नहीं है जिन्होंने कभी पलट कर देखा नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। मैं जब जब भी बीमार हुआ, मेरे नालायक बेटे राजू ने ही मेरी देखभाल की। मेरे दोनों लायक बेटों ने तो मुझसे कभी मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी पत्नी के सारे गहने सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू सुनीता के ही हैं। उन गहनों पर मेरी शहरी बहुओं का कोई अधिकार नहीं है, जिनको हम गांव वालों के साथ खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस होती है। बाबूजी की वसीयत पढ़ी जा चुकी थी और वो सभी लोग राजू को नालायक बेटा कहते थे, मुंह लटकाए खड़े थे। दोनों भाई भी गुस्से से अपने परिवार के साथ जा चुके थे, जो कभी भी ना आने के लिए गए थे। उस आंगन में खड़ा राजू गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सबसे ज़्यादा गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके बाबूजी थे, जो हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।